उन्होंने लोकसभा चुनाव में मतदान किया, जो बिजली पानी के बिल दे रहे हैं, टैक्स पेयर हैं, कम से कम उनको तो वोटिंग राइट है उनका, जो है वो रीस्टेट किया जाए, हफ्ते भर का समय दिया जाए और उसके बाद मतगणना हो तो फिर चीजें कुछ ठीक हो सकती हैं। मेरा तो ये सुझाव है। अच्छा, एक चीज और बताइए, पौड़ी में ही मोहम्मद उस्मान है, ये वोट देने गए, इनके पूरे परिवार का वोट गायब। नासिर खान है, इनके पूरे परिवार का वोट गायब। अब ये मोहम्मद उस्मान और नासिर खान का तो नाम मुझे मालूम है, लेकिन ऐसा बहुत आयत में बहुत सारे नासिर खान और बहुत सारे मोहम्मद उस्मान होंगे, लेकिन साफिया नाम की एक 7 या 8 साल की लड़की है, उसका वोट है। तो ये जो आपने आप लोगों का वोट है, प्लस जो ये जो अल्पसंख्यक है, हरीश रावत जी कह रहे हैं दलितों का, अल्पसंख्यकों का बड़े पैमाने पर वोट काटा गया है। तो जहां आप कह रहे हैं कि पौड़ी में 100 वोटों से नगर पालिका का चेयरमैन तय हो सकता है के अंतराल में, और वार्ड मेंबरों की स्थिति तो 10 और 20 वोटों से चुनाव जीता रहा, तो क्या पौड़ी में लोगों के मत के अनुसार रिजल्ट आएगा? और इसके अलावा जो मोहम्मद उस्मान और नासिर खान के अलावा आपके पास बहुत सारे इनपुट्स होंगे। देखिए, यहाँ पे अभी जो समीकरण है, यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पे बताया जा रहा है, तीसरे नंबर पे बताया जा रहा है। अगर वो इन हालातों में भी जीत जाते हैं तो फिर तो ये पूरा समझ में आ जाएगा कि ये खेल क्या था। अगर इन हालातों में अगर कल मतगणना होती है और भाजपा प्रत्याशी यहाँ पे जीतते हैं तो इसका साफ मतलब है कि किस लिए ये खेल हुआ। और जहां मुस्लिम हमारे भाई बहने हैं तो उनके वोट भाजपा को पड़ने की कम संभावना है। अगर मैं श्रीनगर की बात करूं तो वहां पे एक नया किस्म की विचारधारा वहां पे पनपाई जा रही है, जिसे मैं अल्ट्रा हिंदुत्व कह सकता हूं। जो वहां पे लखपत भंडारी है, वो तो खुलेआम उन्होंने वहां पे गोला बाजार में कहा है कि मैं अपने इनके मुस्लिम दुकानदारों को भगा दूंगा, खदेड़ दूंगा, इनकी आंखें फोड़ दूंगा। अब ऐसा आदमी वहां पे जो है, जो कि संविधान से परे बातें कर रहा है कि वो भगा देगा किसी को। भाई, आप संविधान में ये राइट है कि कोई भी किसी भी जाति का हो, देश के किसी भी हिस्से में रोजगार कर सकता है, हैं? अब वो कह रहे हैं कि साहब मैं वहां से मुस्लिम लोगों को खदेड़ दूंगा। तो ऐसा व्यक्ति वहां पे चुनाव लड़ रहा है और वहां पे अगर मुस्लिम भाइयों के वोट काट दिए गए होंगे तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, हैरानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब जिन लोगों को कहा जाएगा कि तुम्हें यहां से भगा दिया जाएगा, वो नेचुरली बीजेपी को तो वोट नहीं करेंगे। जिनकी जान पे बनाई है वो बीजेपी को कैसे वोट करेंगे? तो मेरी श्रीनगर पे भी नजर है कि श्रीनगर में जो मुस्लिम मतदाता, अभी मेरे पास डाटा नहीं पहुंचा है, श्रीनगर के जो मुस्लिम भाई बहन है उनका क्या, उनके सबके वहां पे वोट थे? क्योंकि 1000-2000 वोटर उनका भी था वहां पे। अगर वो वोटर बहुत सारे गायब कर दिए गए हैं, हालांकि हमारी यूकेडी की भी वहां पे लड़ रही है, शरद सिद्धि हमारी जो बहन है, लेकिन हालांकि वो कमजोर है, उस तरह जीतने की उनकी संभावना उतनी है नहीं प्रबल। लेकिन जो वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको तो सीधा सीधा नुकसान वहां पे हो रहा होगा। तो ऐसा ही मुझे लगता है। अब कल मैं हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है यूकेडी की, महिला मोर्चा की, संतोष भंडारी जी की, उनकी बात करूं, वो वोट डालने गई तो उनका नाम भी गायब था। अब वो कह रही थी कि उन्हीं के मोहल्ले में जो फ्लैट बने हुए हैं, 10-10, 20-20 फ्लैट के लिए जो मंजिलें बनी हुई है, पूरा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, पूरा कॉम्प्लेक्स ही गायब है। अरे जो पूरी कॉलोनी बनी हुई है, फ्लैट बने हुए, कैसे आप गायब कर सकते हो उनको? तो ये समझ में आता है कि इन्होंने चिन्हित करके कि भाजपा को कहां से वोट नहीं पड़ेगा, उनको टारगेट किया है। और ये तो एक तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। जो परिणाम आएंगे, मुझे लगता है कि ये जो है, अगर ये भाजपा के पक्ष में आते हैं तो ये सीधा सीधा षड्यंत्र में इसे मानूंगा। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप तो राजधानी में बैठे हैं और पूरा इनपुट्स ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी सीटों पर आप स्वयं प्रचार के लिए गए हैं। कोटद्वार आप गए, देव ऋषिकेश में आपका ध्यान था, बहुत सारी जगह आप स्वयं गए। आपके पास लेटेस्ट इनपुट्स क्या है, क्या स्थिति है? क्या यह मात्र त्रुटि है, छोटी मोटी भूल है? देखिए राजीव जी, जिस शंका को उत्तराखंड क्रांति दल राज्य बनने के बाद से जनता के बीच में रख रहा था, इन 25 वर्षों में वो अब चिरस्थायी होता हुआ दिख रहा है। लोकतंत्र का इससे विविध चेहरा नहीं हो सकता कि वोटरों के वोट काट दो, विरोधियों को वोट ना डालने दो। अगर ये लोकतंत्र है तो हाई कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। भारतीय संविधान खतरे में है। इस मतगणना की जो कल होनी है, इसको रोक लगनी चाहिए।
जिन जिन के वोट काटे गए हैं इसकी जांच होनी चाहिए, और जिन अधिकारियों का इसमें संलिप्तता पाई जाती है वो न सिर्फ बर्खास्त हो, सुसंगीत धाराओं पर मुकदमा लगे और जेल डाले, उनकी जमानतें ना हो। अगर ऐसा होता है तो समझा जा सकता है कि संविधान के तहत लोकतंत्र को बचाने के लिए अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रहा है, वरना कल की गणना के बाद आप उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखेंगे। मैं वार्ड 35 में रहता हूं, यहां संगीता गुप्ता पार्षद का चुनाव लड़ रही थी, कल रो रो कर कह रही थी कि मेरे वोट काट दिए, मेरे लोगों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। पोलिंग राजीव जी इतनी स्लो थी, 7 से 10 मिनट लग रहे थे एक वोट डालने में। मेरे को 3.25 घंटे लगे, 10 बजे का लगा हुआ, 1:15 बजे के लगभग मेरा नंबर आया। आप सोच सकते हो 1:15 बजे 12.5% पोलिंग थी। मैं आपके सामने और बड़ी बात बताऊं, मेरे वार्ड 35 में टीपीएस रावत, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता, वो यहां दर दर भटक रहे थे, कभी वार्ड फलाने में जा रहे कि मेरी वोट वहां तो नहीं है, कभी इस पोलिंग बूथ में जा रहे, उनका भी पूरे परिवार का वोट काट दिया। मेरा कहने का मतलब है, क्या लोकतंत्र में ये स्वीकार्य होगा कि विपक्षियों के वोट काट दो और जिनके वोट कटे नहीं है उन्हें वोट ना डालने दिया जाए, पोलिंग स्लो कर दी जाए? और इसके बावजूद भी जिस तरीके से ऋषिकेश के अंदर सत्ता का दुरुपयोग हुआ है, वो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार से वोट तैयार किए गए, उनके वोट पड़ गए, जो यहाँ के मूल निवासी थे, वो चाहे बापूग्राम के हों, चाहे घुमाने वाला सेठ क्षेत्र के हों या कहीं के हों, इनके जो है वोट पड़ने नहीं दिए गए। तो साफ है वर्तमान दौर में ऐसे लोग सत्ता में बैठ गए जो राष्ट्र में हिंदू। एक लाइन ऐड कर दे रहा हूं, रजनी नाम की एक लड़की या महिला वोट देने गई ऋषिकेश के अमित ग्राम में, और उसके जब वो वोट देने गई उसका वोट उससे पहले पड़ चुका था। हाँ, ये जो मैं बात कह रहा हूं राजीव जी, कि ऐसे लोग सत्ता में बैठ गए जिन्होंने आम जनमानस को हिंदू और मुस्लिम के नाम में भटकाया और संसाधनों में इस कदर कब्जा कर लिया कि अब वो गुंडई में उतर आए। उदाहरण ऋषिकेश का दे रहा हूं, मंत्री सड़कों पे पहाड़ियों को पीट रहा है, और देखिए, और इससे बड़ी घातक बात, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां ये मान के चल रही हैं कि ये वोट तो हमारा है, ये वोट हमारा है। अब हमको मुस्लिम, दलित और बाहरी इन वोटों को साधना है, तो किसको टिकट दिया जाए? एक ने पासवान को दे दिया तो दूसरे ने कहा कहीं पासवान सारी वोट ना ले जाए बाहर वालों की, दूसरे ने जाटव को दे दिया। कहने का मतलब है जनता में एक ऐसा आक्रोश खड़ा हुआ कि उत्तराखंड के अंदर आप यदि अनिता मंगाई, संदीप गुप्ता की राजनीतिक हत्या करोगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के पर्वतीय मूल के लोगों में भी एक उबाल खड़ा हो गया कि जो है ये बर्दाश्त से काबिल नहीं है, हम अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। निर्दय लेकर लेख के पीछे सारा समाज खड़ा हो गया। अब आप देखिए मंत्री की गुंडागर्दी, रात 11:30 बजे तक बिना सील किए जिस तरीके से पोलिंग बूथ से बक्से गए, ये सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। मगर मजे की बात, ना तो कोई एसडीएम संज्ञान ले रहा, ना डीएम संज्ञान ले रहा, ना निर्वाचन आयोग संज्ञान ले रहा। तो आप इसको क्या समझेंगे? हरीश रावत जी कह रहे मेरा वोट काट दिया, भगत सिंह कोश्यारी कह रहे मेरा वोट काट दिया। तो भाई ये निर्वाचन आयोग देख क्या रहा है? जिस राज्य के 2-2 मुख्यमंत्री सांसदों के यदि वोट कट जाएं, उस जगह पर फिर ये चुनाव ईमानदारी से कैसे हो सकता है? ये कई सवाल हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक बेईमानी को खुलकर जनता के सामने लेकर आ गई कि ये कितने भ्रष्ट और बेईमान हैं। अगर कल परिणाम होते हैं और जन भावनाओं के खिलाफ आपको पासवान कहीं आगे बढ़ता हुआ दिख गया, तो क्या उत्तराखंड के अंदर अराजकता का माहौल नहीं बनेगा? जनमानस जिसके खिलाफ हो और मंत्री जिस तरीके से बीच में कूदकर
अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए सारे हथकंडे अपना रहा है। अगर ये सार्थक हो गया तो लोकतंत्र कहां बचा? और अगर आप बोलोगे तो फिर इनकी आदत मुकदमे पुलिस के दम पर। कल देहरादून के अंदर एक घटना हुई राजीव जी, रायपुर के विधायक पुलिस के दम पर एक केतली वाले निर्दलीय प्रत्याशी को धमका रहे हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, और पुलिस महिलाओं को धक्का मार रही है, वो भी जेंट्स पुलिस। शर्म आती है कि उत्तराखंड की मूल बेटी जो चुनाव में खड़ी है उसको पुलिस वाले धकिया रहे हैं, यानी सत्ता का दुरुपयोग। अगर ये लोकतंत्र है तो मान के चलिए उत्तराखंड के लोगों ने ऐसे बेईमान भेड़िए किस्म के लोगों को सत्ता दे दी कि अब ये पैसों के दम पर लोकतंत्र को कुचलने पे आ गए और बोलने वालों के साथ में गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर ये ट्रेंड चल गया तो बिहार से बदतर हालत उत्तराखंड की होने वाली है। ये संकेत कल के चुनाव में हमें महसूस हुए हैं कि सबसे बढ़िया तरीका है विपक्षियों के वोट काट दो, बोले तो पुलिस से पिटवाओ, और इसके बावजूद भी यदि प्रत्याशी हार रहा हो तो बिना मोहर के, बिना बैलेट बॉक्स को सील किए मूव कर दो। उसके बाद क्या गारंटी है इसमें कि कल बैलेट बॉक्स बदले नहीं गए होंगे? क्या गारंटी है? कोई है इसका सबूत? प्रशासन का जिला अधिकारी फ्रंट पे आके बोला कल कि ये इतने पोलिंग बूथ है, ये मेरे सामने सील हुआ है, और ये जो स्ट्रांग रूम में ये गए हैं। ये गंभीर विषय है, क्योंकि ये नया संकट है। ईवीएम में तो ये था कि लोगों ने कहां वोट डाला और कहां गिनती हुई। अभी क्या है कि क्या प्रत्याशियों ने जब सील कराया, उनके एजेंटों ने उनके दस्तखत वाले प्रपत्र लिए और उसकी कॉपी का मिलान कल सुबह होगा जब काउंटिंग होगी, और क्या पहरेदारी की स्ट्रांग रूम में या नहीं, भगवान भरोसे छोड़ दिया तो वो बक्से वहां रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वापस आपके साथ आता हूं। लेकिन इंद्रेश मैखुरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सीपीआई एमएल के राज्य सचिव हैं और गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व शासन अध्यक्ष, बद्री केदार घाटी में विधानसभा का चुनाव भी लगातार लड़ते हैं। श्रीनगर से लेकर बद्री केदार घाटी में भी स्थिति इंद्रेश भाई बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। थराली के देवराना में चुनाव का बहिष्कार लोगों ने कर दिया क्योंकि उनकी समस्याएं सॉल्व नहीं हुई। गोपेश्वर में भूपाल सिंह नाम के एक व्यक्ति जो 60-65 साल के हैं, करीबन 1-1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर आए, 1-1.5 घंटे लाइन में लगे, और उनको मालूम चला जब उनका नंबर आया कि उनका वोट ही नहीं है। और जब से उन्होंने जन्म लिया, जब से वो वोटर बने भारत में, हर चुनाव में उन्होंने वोट दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि वो गोपेश्वर नगर पालिका में अपना वोट नहीं डाल सके। ये कुछ उदाहरण जो मेरे पास है। क्या इनपुट है आपके पास? क्या जो बद्री केदार घाटी है, एक लाइन में जोड़ना इंद्रेश भाई के पास आप जाए। एक महिला कल वोट देने गई, पुरोहित यही देहरादून से है, और जब वो वोट देने गई लाइन में लगने के लिए अपने कागज पत्र लेके गई तो पता चला ये एक नया मतलब वो है ये ट्विस्ट इस पूरे घटनाक्रम में। उस महिला का वोट किसी ने ऐसे नहीं दिया जो जाकर पोस्टल बैलेट से उस महिला का वोट पड़ गया। इस बात को जरूर इंगित किया जाना चाहिए कि जो गृहिणी घर में बैठी हुई है, जो मोहल्ले में बैठी हुई है, उसका पोस्टल बैलेट किसने दिया? ये दिखा रहा है कि ये जो गड़बड़ियां हैं सिर्फ मतपत्रों से लेकर जो कल बूथ कैप्चरिंग की बातें आ रही थी, तमाम तरह की बातें सिर्फ यहीं पे नहीं है। ये पोस्टल बैलेट में जो गड़बड़ियां जो देखने को मिली, वो लोग मतलब पूरा परिवार सन्न है कि आखिरकार वो कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने वो पोस्टल बैलेट कर दिया। इसलिए मैं चाहूंगा जब आप अपनी चर्चा को आगे लेकर जाएं तो अगर इस प्रकार के एग्जाम्पल भी हम सामने लेकर आएंगे तो तभी लोगों को पता चले कौन सा लोकतंत्र है। जी मैखुरी जी। जी मैखुरी जी।